अर्निंग बेस्ड मैंने नंबर 3 कहा था। फ्री कैश फ्लो, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर फार्मूले तक पहुंचाता हूं। शुक्रिया। एक बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए उस बिजनेस के कैश फ्लोज भी यूज हो सकते हैं। जैसे डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? डिवेंचर का इन्वेस्टर बन के सोचना है कि वो डिवेंचर कितना कैश कमा के देगा इसको फ्यूचर में या पास्ट में। फ्यूचर में कितना कैश कमा के देगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट उस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो या तो वो यील्ड कर्व से निकाला था या वैसे ही गिवन हो सकता है। शेयर होल्डर बन के सोचें, एक शेयर होल्डर शेयर की वैल्यू कैसे निकाले? डिविडेंड मॉडल अगर लगाना हो तो, डिविडेंड मॉडल लगाना है अगर, तो वो ये देखेगा कि मुझे ये शेयर कितना कैश कमा के देगा, डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो केई था, क्योंकि हम उस शेयर होल्डर की बात कर रहे थे तो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केई था। इसी को अप्लाई करते हैं पूरे बिजनेस पे, कि बिजनेस की वर्थ अगर उस बिजनेस के कैश फ्लोज की बेस पे निकालना चाहें। डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड था उन उलमा का बनाया मेथड जिनके ख्याल में शेयर की वर्थ अगर इस बेस पे देखनी हो, जैसे किसी भी चीज की वैल्यू रद्दी वाला कैसे लगाएगा? वेट करके, उसके नजदीक सिर्फ वजन है, जबकि अगर कोई उस चीज का इस्तेमाल करना जानता होगा तो वो वैल्यू ऐसे लगाएगा कि मुझे इससे क्या मिलेगा। तो वैल्यू लगाने वाले की सोच नियत पे डिपेंड करता है कि किसी चीज की वैल्यू कैसे लगे। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल बनाया गया है उन लोगों की सोच को सामने रखते हुए जो छोटे लोग हैं और बस डिविडेंड लेना चाहते हैं, कि उनकी नजर से वैल्यू की जाए, तो ये तरीका है। फिर वो लोग जिनको लगता है कि बिजनेस की वर्थ उसके प्रॉफिट्स पे बेस्ड है, उन लोगों के लिए अर्निंग बेस्ड मेथड्स बनाए गए हैं। जिन लोगों को लगता है कि बिजनेस की वर्थ उसके एसेट्स पे डिपेंड करती है, उनके लिए एसेट बेस्ड मेथड बनाए गए हैं। और जिन लोगों को लगता है कि बिजनेस की वर्थ डिपेंड करती है कि वो बिजनेस कैश कितना लाके देता है, ये उनके लिए बनाया गया है। कॉन्सेप्ट वही है कि, यानी मैं पहले अगर ज्यादा डिटेल में जाए बगैर बात करूं तो वैल्यू इज इक्वल टू पीवी ऑफ फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी डिटेल में जाता हूं। फ्री कैश फ्लो समझाता हूं।
एक बिजनेस के कैश फ्लोज, बेशक कैश फ्लो स्टेटमेंट सोच लें, लेकिन अगर भूल गया तो दफा करें। फॉर एनी गिवन ईयर एक बिजनेस के कैश फ्लोज क्या क्या हो सकते हैं, इनफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं? उसके ऑपरेशन से पैसा आएगा, ठीक है, सेल्स हो गई। और आउटफ्लोज क्या हो सकते हैं? इन सबकी कॉस्ट्स हैं, तो ये मेनली इसके ऑपरेशंस हो गए। अच्छा, इसके अलावा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आगे चलते हैं। इस बिजनेस को हर साल कुछ कैपेक्स भी करना पड़ सकता है ना? और बल्कि मैं इसमें टैक्स भी डाल देता हूं, उसको मैं अलग से मेंशन कर देता हूं, टैक्स, वो भी तो एक कैश आउटफ्लो ही होगा। फिर इस बिजनेस को हर साल कुछ कैपेक्स भी तो करना पड़ सकता है। तकरीबन ऑन एन एवरेज हर साल ही कोई ना कोई पीपी डिस्पोज ऑफ हो रहा होगा, कोई ना कोई नया खरीदा जा रहा होगा। कभी किसी साल कंप्यूटर खरीद रहे होंगे, कभी किसी साल चेयर्स खरीद रहे होंगे, लेकिन ये चल रहा होगा। अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गुजरी है नजरों के सामने से, तो एसेट स्केड्यूल फॉर द ईयर में एडिशन डिस्पोजल दोनों ही आ रहे होते हैं ना, हर साल आ रहे होते हैं। तो बेच रहे होंगे तो इनफ्लो आ रहा होगा, खरीद रहे होंगे तो आउटफ्लो आ रहा होगा। तो चलो मैंने नेट आउटफ्लो ले दिया। ये बिजनेस के लिए जरूरी है या एमी शौकिया कर रहे हैं? जरूरी है। उस जरूरत में मेंटेन करना भी हो सकता है, एक्सपेंड करना भी हो सकता है, मेंटेन भी तो करना है। फिर इसके अलावा इसमें एक और चीज ले लेते हैं, चूंकि हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में करते आए हैं, वर्किंग कैपिटल के कैश फ्लोस, ये भी ले लेते हैं। चले, इनका अगर नेट टोटल किया जाए, मैं कह रहा हूं किसी भी फॉर एनी ईयर, यानी हर साल ये हो रहा होगा, तो अगर अच्छा बिजनेस है तो इसका नेट आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव? पॉजिटिव आना चाहिए, कमा के देना बिजनेस। अच्छा, इस 5 लाइनों में हो क्या रहा है कि बिजनेस अपने ऑपरेशन से जो इनफ्लोज ले रहा है, उसमें से अपने जरूरी खर्चों के पैसे भी पूरे करके, बाकी अब बिजनेस की तरफ से फ्री है। ये फ्री, मुफ्त वाला नहीं, आजाद वाला। हर साल बिजनेस जितना कैश ला के देगा, उसमें से इतना खुद इस्तेमाल भी करेगा। क्यों इस्तेमाल करेगा? बिजनेस चलाना है। इनको लाने के लिए ये खर्चे हैं, बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए एट एग्जिस्टिंग लेवल, या एक्सपेंशन भी अगर कह लें तो ये भी बिजनेस की जरूरत है। तो हर साल बिजनेस जो इनफ्लो लाके देगा, उसमें से अपने जरूरी खर्चे पूरे करेगा। उसके बाद जो नेट आंसर आएगा बिजनेस की तरफ से, अब ये पैसा आजाद है। अब बिजनेस के जो इन्वेस्टर्स थे, कौन थे इन्वेस्टर्स? अब तक जितना फाइनेंस पढ़ा है, 2 तरह के लोग थे, ओनर्स और लेंडर्स। ओनर्स है और लेंडर्स है, यानी इक्विटी का पैसा या डेट का पैसा है। अब उन्होंने इसमें से अपना हिस्सा निकालना है तो निकालना है। बिजनेस की तरफ से अब ये पैसा फारेगा। बिजनेस ने जितना इनफ्लो लिया, अपने जरूरी खर्चे किए, और अब बिजनेस की तरफ से ये पैसा फिलहाल फारिग है। अब ओनर्स या लेंडर्स चाहे तो अपना हिस्सा निकाल लें। पहले अपना हिस्सा कौन निकालेगा? लेंडर्स। अच्छा, लेंडर्स के हिस्से में भी 2 चीजें हो सकती हैं। एक उसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है हर साल हो, मैं तो बस एक नॉर्मल साल बना रहा हूं, हो सकता है उस साल में कुछ लोन वापस भी होना हो, और इसके अलावा वो अपना इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे। अच्छा, मैंने अगर यहां इंटरेस्ट लिखा ना, इसका मतलब मैंने ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिखा था, और जब मैंने ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिखा तो फिर टैक्स की कैलकुलेशन में भी इंटरेस्ट को यूज नहीं किया। अगर मैं इंटरेस्ट नीचे लिख रहा हूं अलग से, तो इसका मतलब मैंने ऊपर नहीं लिखा, और टैक्स की कैलकुलेशन में भी सारी इनकम एक्सपेंसेस लिए हैं सिवाय इंटरेस्ट के। इसलिए इसको हम कह देते हैं नेट ऑफ टैक्स। अब जो नेट कैश आएगा, इस पे किसकी नजरें हैं? इक्विटी की। अब ये बाकी टेंशनों से आजाद पैसा है, वो चाहे तो सारा का सारा एज अ डिविडेंड ले लें, ये ओनर्स की मर्जी। बिजनेस की तरफ से ये पैसा अब फ्री था, आजाद था। बिजनेस के इन्वेस्टर्स चाहे तो अपना हिस्सा निकाल लें, चाहे रहने दें। लेंडर्स ने भी जब अपना हिस्सा निकाल लिया, तो बाकी जो पैसा रह गया, अब ये ओनर्स की नजर इसके ऊपर है, लेंडर्स की नजर इस पे नहीं है। इसको कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म, और फर्म का मतलब है बिजनेस, पूरा बिजनेस। फर्म वैसे कहा जाता है इसको फ्री कैश फ्लो टू फर्म, वरना बेसिकली फर्म का मुराद यहां बिजनेस है। फ्री कैश फ्लो टू फर्म कहते हैं इसको, और इस आंसर को कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी।
यहां तक निकला। अच्छा, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का ना मैं एक और रास्ता बता रहा हूं, इंटरेस्ट को एडजस्ट करके सेल्स। ये रास्ता इसलिए बताया है क्योंकि मैं दरमियान में फ्री कैश फ्लो टू फर्म का स्टॉप लाना चाह रहा था। अगर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की डायरेक्ट फ्लाइट लानी हो डायरेक्ट फ्लाइट आ जाएगी। यानी अगर मैं इंटरेस्ट को ऊपर ही लिख दूं और पूरा टैक्स ले लूं तो फिर ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने बीच में इसका स्टॉप लाना था, इसलिए मैंने इंटरेस्ट को अलग से दिखाया। अब यहां पर एक सिंपल मैचिंग करते हैं। पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अगर हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये कैश फ्लोज किसकी आंख से नजर आ रहे हैं? ओनर्स, शेयर होल्डर्स। तो फिर डिस्काउंटेड एट क्या होना चाहिए? यही। तो जो आंसर है वो क्या निकलना चाहिए? वैल्यू ऑफ इक्विटी। और अगर हम पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म लेंगे, इस कैश फ्लो पे किसकी नजरें हैं? दोनों की। दोनों इकट्ठे देख रहे हैं। क्योंकि दोनों देख रहे हैं तो डिस्काउंटेड एट वैक, क्योंकि बिजनेस के दोनों इन्वेस्टर्स की नजर से जब देखते हैं तो रिक्वायर्ड एट वैक होता है। सिर्फ ओनर्स की नजर से देखते हैं तो केई होता है, दोनों की नजर से देखते हैं तो वैक होता है। आंसर क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ पूरा बिजनेस। और अगर यहां से अब वैल्यू ऑफ इक्विटी तक जाना हो तो वैल्यू ऑफ बिजनेस में से क्या करें? वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दें। यानी अगर हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी यूज करेंगे तो के यूज करेंगे और वैल्यू ऑफ इक्विटी आंसर आएगा। और अगर हम कनेक्टिंग स्लाइड से आना चाहेंगे तो पहले फ्री कैश फ्लो टू फर्म यूज होकर वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलेगा। अब की बार डिस्काउंट वैक पे होगा और जो आंसर आएगा चूंकि वो वैल्यू ऑफ बिजनेस होगा तो उसमें से डेट की वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा। तो फ्री कैश फ्लो मेथड में इक्विटी की वैल्यू तक पहुंचने के ये दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट फ्लाइट है, एक कनेक्टिंग है। बस इस मैचिंग का ख्याल रखना है। और ये इतनी मुश्किल मैचिंग नहीं थी, लेकिन पास में ना आईकेएफ के कुछ सॉल्यूशंस के अंदर ये बड़ी मिस मैचिंग होती रही है, लेकिन अब बेहतर है हालात बहुत। जी क्या मतलब? जैसे बैंक लोन, डिवेंचर, जो भी डेट है वो सब डेट ही है। अगर आप कह रहे हैं बैंक चार्जेस, तो वो बैंक चार्जेस अकाउंटिंग में बेशक इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं होते, वो एक बिजनेस का एक्सपेंस होता है। ओवरड्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि ओवरड्राफ्ट को ना लॉन्गर रन कोई डेट नहीं समझा जाता। हाँ, अगर वो है ही परमानेंट, यानी बिजनेस की हैसियत ऐसी है कि वो रहता ही ओवरड्राफ्ट के अंदर है, कम से कम 1 मिलियन से नीचे आता ही नहीं है, तो उसको फिर डेट समझा जाता है फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना ओवरड्राफ्ट तो क्रेडिटर की तरह की चीज है। आज ओवरड्राफ्ट है, कल को बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो वो प्रॉपर डेट नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस रहता ही ओवरड्राफ्ट पोजीशन में है, फिर उसको डेट कंसिडर किया जाता है। जैसे जो मैं कल सवाल करा रहा था तो बताया था ना, उसमें एग्जामिनर से गलती हुई थी, तो उसमें ओवरड्राफ्ट ही रहना था सारी जिंदगी, इसलिए वो डेट कंसिडर होना था। सवाल बनाने वाले ने सवाल बनाया जो सोच के था, तो वो गलती की वजह से बस वो पॉइंट ही अनवैलिड हो गया। तो उसमें चूंकि रहना ही सारी जिंदगी रनिंग फाइनेंस में था, इसलिए वो डेट में आ जाना था। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं, बस इंटरेस्ट ऊपर ये एक्सपेंसेस में ले लें तो फिर ये डायरेक्ट आ जाएगा, वरना इस रास्ते से भी आया जा सकता है। और मैंने जब आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ाई थी तो उसमें टैक्स की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस कराई थी। उनमें एक तरीका डेप्रिसिएशन माइनस करके बाद में ऐड बैक करना था। वैल्यूएशन के सवालों में इत्तेफाक से ज्यादातर वो इस्तेमाल हो रहा होता है, ज्यादातर, क्योंकि सवाल का डाटा ही कुछ इस तरह का होता है, तो ज्यादातर वो डेप्रिसिएशन लेस और ऐड बैक वाला तरीका इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, मैं सवाल इसका ना करके दिखाता हूं। आप सिर्फ एक चीज पिक्चर देखने के लिए एक फॉर्मेट बनाया है मैंने, अगर वो समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सवाल बोर्ड पे तो कर ही दूंगा। मैंने चैप्टर में कुछ तीसरे चौथे पेज पे जहां ये 2.3.3 फ्री कैश फ्लो मॉडल की हेडिंग दी हुई है,
2.3.3 यहां से ऑनवर्ड ना पहले इससे अगले पेज पे बने हुए दो फॉर्मेट्स देख लें। अगर वो फॉर्मेट और खास तौर पे जो मैंने उसमें टर्मिनल वैल्यू वाली बात लिखी है अगर समझ आती है तो ठीक है, और इसके लिए आप गाइडेंस के लिए जो कल आखिरी डिविडेंड का सवाल किया था, आखिरी वाला जिसमें D1 D2 D3 अलग निकाले थे और उसके बाद D4 के ऊपर एक फार्मूला लगा दिया था, वो सामने रखिएगा, ये वो वाला काम है। तो आप ना पहले ये दूसरे पेज पे बने हुए टेबल ये फॉर्मेट एक बार देख लें, फिर उसके बाद पिछले पेज पे जो भी 8-10 लाइनें लिखी हैं वो पढ़ लेना। जितना समझ आ गया ठीक है, बाकी सवाल के साथ आ जाएगा। तो 2.3.3 फ्री कैश फ्लो जो अंग्रेजी लिखी है और अगले पेज पे बने हुए पूरे फॉर्मेट्स एक बार पिक्चर ध्यान में आ जाए, अगर आ गया समझ तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, सवाल करूंगा तो हो जाएगा बेहतर। ज्यादा टेस्टिंग ये फ्री कैश फ्लो ही की है पास में। ये पढ़ लें सारा तो फिर मैं सवाल की तरफ आता हूं। जी जो किसी बिजनेस के कंट्रोलिंग ओनर्स होते हैं ना, जो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, उनकी नजर से ये ज्यादा बेहतर मेथड है। जो डिविडेंड मॉडल है वो छोटे लोगों के लिए, जिनको सिर्फ डिविडेंड चाहिए होता है। प्रैक्टिकली कभी बिजनेस वैल्यूएशंस का पाला नहीं पड़ा, लेकिन वैसे कॉन्सेप्चुअली हाँ यही ज्यादा बेहतर है। यानी लॉजिकली भी पी रेशो मेथड और फ्री कैश फ्लो मेथड ये ज्यादा सॉलिड मेथड है। जी चलें, एक ना आसान सा एसीसी का एक सवाल था वो कराता हूँ, सिर्फ आपको ये सारा एक फ्लो में लाने के लिए। अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह मैं आपको और मजीद प्रैक्टिस कराऊंगा, इसकी पास्ट पेपर्स की तरफ लेके जाऊंगा और पास्ट पेपर्स का एक सवाल करा के फिर मैं वो मर्जर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में आ जाऊंगा, क्योंकि पास्ट पेपर्स में ना मेनली टेस्टिंग इसकी मर्जर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो एक अभी एसीसी का सवाल करा देता हूँ, सादा सा सवाल है, और फिर अगली जुमेरात को इंशाल्लाह और इसकी प्रैक्टिस करा के ना फिर मर्जर एक्विजिशन पे चलेंगे। तो आप एक सवाल पढ़ लीजिए, मेरी बुक में होगा मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 12, फ्यूजी कंपनी। फ्यूजी कंपनी क्वेश्चन नंबर 12 फ्यूजी कंपनी। ये एसीसी का एक सवाल है और आसान सा सवाल है, करता हूं बोर्ड पे। मेरी बुक में क्वेश्चन 12 मिल गया, चले पढ़ ले, मैं करता हूं।
अच्छा जी, एक छोटी सी कंपनी है, 4 साल पहले बनी थी और 3 डायरेक्टर्स हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी ओनरशिप में जो बिजनेस है उसकी वर्थ क्या है। द कंपनी हैज ग्रोन क्विकली एंड डायरेक्टर्स हैव अपॉइंटेड, पहला पैराग्राफ, हैव अपॉइंटेड यू एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू एडवाइज ऑन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस अंडर देयर ओनरशिप। और सवाल के सबसे आखिर में रिक्वायर्ड से जस्ट ऊपर ये 10% क्या है? केई है, केई। और रिक्वायर्ड की लाइन देखें, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तो पहले पैराग्राफ की लास्ट सेंटेंस वो अपनी ओनरशिप में जो बिजनेस है उसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। रिक्वायर्ड से ऊपर वाला लास्ट सेंटेंस केई, रिक्वायरमेंट की वर्डिंग, यानी हमने ये काम करके तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, ठीक है। और इसमें ये जो टर्मिनल वैल्यू का वर्ड है ना, अगर वो जो मैंने आपको पेज देखने को कहा था, तो बिल्कुल ये कल वाली क्लास में लेक्चर 47 में जो मैंने आखिर में डिविडेंड वाला सवाल कराया था, जितने डिविडेंड अलग अलग थे उनको अलग अलग लिखा था और बाकियों के ऊपर वो फार्मूला लगाया था। तो वो फार्मूला लगा के एक लंबी सीरीज को एक वैल्यू में कन्वर्ट किया था, उसको टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी होने लगा है। कितने कॉलम, कितने साल के कैश फ्लोज अलग अलग बनने हैं, जैसे कल D1 D2 D3 बनाया था, और कितनों को टर्मिनल वैल्यू में लपेटना है, ये बात पता चलेगी पॉइंट नंबर 6 के नीचे, कि वो चाह रहे हैं कि 3 साल की प्रोजेक्शन बनाएं और उस 3 साल के बाद क्या ग्रोथ रेट चलेगा? 3%। ये रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल अगर मैं कल वाले सवाल से रिलेट करूं ना, तो D1 D2 D3 हमने अलग अलग निकाले थे क्योंकि उनकी ग्रोथ अलग थी। उसके बाद 4 पर ईयर हो जाना था, तो वो जो 4% पर ईयर हो जाना था उस पूरे को हमने एक फार्मूले में समेट लिया था। तो यहां पर वो काम टर्मिनल वैल्यू कहलाता है और जितने कॉलम अलग अलग चाहिए वो हम कॉलम प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मैं इस सवाल को सॉल्व करते हुए 3 कॉलम बना रहा हूं। मेरी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 12। 1 2 3 रुपीज मिलियन, थाउजेंड क्या है? थाउजेंड। तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बनाने के लिए डाटा सवाल में क्या है? पॉइंट नंबर, बल्कि पहले है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट जिसमें रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके। पॉइंट नंबर 1 में डेप्शन की इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर वर्किंग कैपिटल आ गया। पॉइंट 3 अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि जो रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट हैं उन्होंने 9% ग्रो करना है और जो फिक्स कॉस्ट है उन्होंने 6% ग्रो करना है। और डेप्रिसिएशन के लिए पॉइंट नंबर 1 अलग से, तो इसका मतलब ये जो कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट 6% बढ़नी है, ये डेप्रिसिएशन के अलावा वाली चीजें होंगी। तो ठीक है, हम ले लेते हैं सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इसके बारे में कहा है कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, नहीं, तो फिर वेरिएबल ही होंगी। और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही हैं इनके बारे में पॉइंट 3 में ब्रेकअप बताया हुआ है, उसमें वेरिएबल भी हैं और फिक्स कॉस्ट भी हैं और डेप्रिसिएशन भी है। तो ठीक है जी, कर लेते हैं। तो सेल्स LY इंटू 1.09, और ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये तो गुजरे हुए साल की है ना, हम तो फ्यूचर फ्यूचर कैश फ्लो ले रहे होते हैं। दी कंपनीज लेटेस्ट इनकम स्टेटमेंट है ये, अगले साल तो 5,000 नहीं होगा। अब इसको 9% बढ़ाते जाए, 5450 5941 6476। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि हम कह लेते हैं सारी वेरिएबल है, तो ये भी LY इंटू 1.09 3270 6 3885। आगे ऑपरेटिंग कॉस्ट में उसने 3 ब्रेकअप दिए हैं, तो हम भी वो 3 कर लेते हैं। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, आप ये भी कर सकते हैं कि जो दी हुई है उसको 9% बढ़ा लें, और ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेल्स का 15% है तो सेल्स तो ऊपर निकाल ही चुके हैं, उसका 15 ले लें।
फिक्स्ड ly into 1.06 1060 1124 1191 डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन के बारे में बिल्कुल खामोशी होती, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं कहा होता, तो हम हर साल सेम अज्यूम कर लेते। लेकिन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 6 के नीचे जो 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, उनमें से पहला, इन दोनों को दोबारा पढ़ लें, मैं इसकी वर्किंग करके दिखाता हूं। पॉइंट नंबर 1 और उसके बाद जो नीचे 4 बुलेट पॉइंट हैं, उनमें से पहला। चलिए पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन 10% है और 10% कॉस्ट का 10% है। ये वैसे भी स्ट्रेट लाइन मेथड से यही पता चल रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसको अंग्रेजी बढ़ाने के लिए कह दिया कि 10% ऑन द ईयर एंड नॉन करंट एसेट बैलेंस बिफोर एक्यूमुलेटेड डिडक्शन, यानी क्लोजिंग कॉस्ट के ऊपर रेट लगाना है। ये पॉइंट नंबर 1 का आसान अल्फाज में मतलब है। और नीचे वाले 4 बुलेट पॉइंट में से पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि एसेट्स बेचने का इरादा नहीं है, बट विल इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट इन न्यू नॉन करंट एसेट्स बाय 20% पर एनम। इस बात का मतलब ये नहीं है कि जो ईयर गुजरा वैल्यूज बताइएगा 60। अगर सवाल वाला ये कहता है ना कि नॉन करंट एसेट्स 20% ग्रो करेंगे, यानी जो उस बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स हुआ करेंगे हर साल उनको 20% ग्रो कराएंगे, तो हम वर्किंग कैपिटल की तरह इसको 20% ग्रो कराते हैं और डिफरेंस को हम कैश फ्लो लेते हैं। जिस तरह वर्किंग कैपिटल में होता है कि वर्किंग कैपिटल का बैलेंस इतने % ग्रो करेगा, तो हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल का बैलेंस, चेंजेस को कैश फ्लो दिखाते हैं। अगर यहां पर भी कहा होता ना कि कंपनी विल नॉट डिस्पोज ऑफ एनी नॉन करंट एसेट्स बट नॉन करंट एसेट्स विल इंक्रीज बाय 20%, तो हम लोग 1266 को 20% बढ़ाते जाते, वो अगले साल का क्लोजिंग आता, फिर अगले साल का क्लोजिंग आता, फिर अगले साल का क्लोजिंग आता, और डिफरेंस को हम लोग एडिशन लेते। एक छोटे से वर्ड ने मतलब बदल दिया। इन्होंने कहा बट इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट इन न्यू नॉन करंट एसेट्स बाय 20% पर एनम, यानी अगले साल का एडिशन 66 से 20% ज्यादा होगा। ये पॉइंट 4 में से पहले बुलेट पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ी है मैंने। गुजरा हुए साल का जो क्लोजिंग है वो तो हो गया फिर ओपनिंग बैलेंस 1 2। जो एडिशन है वो है ly इंटू 1.2। पिछले साल की एडिशन 60 तो अगले साल की एडिशन 66 से 20% ज्यादा होगी, इससे 20% ज्यादा, इससे 20% ज्यादा। तो इस 79,95,114 को मैं यहां पर कैपेक्स एज एन आउटफ्लो लिखूंगा एंड 1 डेप्रिसिएशन 10% होगी 135 144 155। तो एक तो हमें इससे कैश फ्लो मिलेगा एडिशन वाला कैपेक्स, और दूसरा इससे हमें डेप्रिसिएशन मिलेगी। ये मैंने पॉइंट 1 सॉल्व किया है डेप्रिसिएशन, और ये मैंने 4 आखिरी बुलेट पॉइंट में से पहला बुलेट पॉइंट सॉल्व किया। ये वर्किंग 1 दोबारा देख लें, पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी और 4 में से पहले बुलेट पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ के, और एतराज है तो बताएं। अभी तो हम लोग हर साल की फिगर्स निकाल रहे हैं ना। जब हम हर साल के कैश फ्लोस पूरे बना लेंगे और उनकी पीवी निकालेंगे तो फिर मसला रह जाएगा, अच्छा चौथे साल ऑनवर्ड क्या करें।
उसके लिए टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, वरना तो फिर इसकी भी टर्मिनल अलग निकालें, इसकी भी अलग निकालें, इसकी भी अलग निकालें। वो ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन एक ही है। ये हम कौन सी डेप्शन ले रहे होंगे? ये टैक्स, क्योंकि टैक्स निकालना है। 0.1 डन, 0.2 टैक्स के बाद आएगा, 0.3 डन, 0.4 डन, 0.5 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है जी? 7.5%। और लोन कितना है? ऊपर बैलेंस शीट में आ रहा है 990। तो ये 7.5 वही, 74 वही। अच्छा, हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकाल रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, इसलिए इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूं। ये होगा 990 का 7.5%। तो ये वही है जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे भी आ रहा है। कौन सा वाला पॉइंट? हाँ, अगर रेवेन्यू का 9% बढ़ना कहा होता 0.4 में और वेरिएबल कॉस्ट का अलग से ना कहा होता तो उसको भी हम 9% ही ले लेते। ये अब आ जाएगा प्रॉफिट, उस पे लगेगा टैक्स। फाइव है 93 144 198। इस पे लगा देंगे हम टैक्स, कितने %? 30। बल्कि नहीं, ये गलती हो गई। टैक्स के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5। $43.28 और इधर जो प्रीवियस ईयर वाला आ रहा है 15, जो इनकम स्टेटमेंट पे आ रहा है। यहां तक पहुंचे, मुझे ऊपर बिठाने की जगह चाहिए। बाबू
जी क्या नेट आया? अच्छा फिगर ठीक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है टोटल में। चले है जी, क्या आंसर आया? इससे आगे चले। 78 116 155 और डेप्रिसिएशन लेस की थी वो ऐड बैक कर देते हैं। 135 144 155 कैपेक्स निकाल चुके। 79 95 124 वर्किंग कैपिटल, ये वैसी जैसे डिसीजन मेकिंग में करते थे। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल के बारे में कहा हुआ है सवाल में पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि ये ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ेगी, मतलब वही 9%। तो इसने भी 9% ग्रो करना है। अब इसमें ना एग्जामिनर का जो आंसर था वो पॉइंट नंबर 6 के बारे में ये था कि 50,000 को जिन्होंने इग्नोर किया है हमने उसको भी ठीक माना है, और जिसने 50,000 को यूज किया है उसको भी ठीक माना है। पॉइंट नंबर 6 यानी कैश तो कैश है ना, वो तो हमारे पास पड़ा हुआ है कैश। तो वर्किंग कैपिटल को तो हम कहते हैं हमारा पैसा स्टक होने लगा है, तो कैश है, वो कौन सा पैसा स्टक है? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लाइन, मैं उसको इन्वेस्टमेंट देता था, लेकिन अगर हमने 50,000 कैश रखना होता है अपने पास तो वो भी स्टक ही है फिर। तो 50,000 को लिया भी जा सकता है, इग्नोर भी किया जा सकता है, ले लेते हैं। नेट करंट एसेट्स यानी वर्किंग कैपिटल अभी 270 है। वर्किंग कैपिटल का बैलेंस अभी 270 है। कितना बढ़ाना है? 9%। 294 फिर अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में चूंकि प्रोजेक्ट में एंड हो जाना होता था ना, तो आखिर में हम 0 कर देते थे। ये तो बिजनेस चलता रहेगा। कॉलम चूंकि 3 बनाने थे तो मैंने बस 3 तक रख लिया इसको। और कैश फ्लो किसको लेना है? चेंज को। तो 1 में कैश फ्लो आ जाएगा 24, इधर 26, इधर 25 है। कम कैसे हो गया? 29। ये वर्किंग कैश फ्लोज आ गए। वहां पर प्रोजेक्ट शुरू होना होता था तो पहली दफा ये भी जेब से जाना होता था, इसलिए इसको भी 0 पे आउटफ्लो लेते थे। अब तो एक चलता हुआ बिजनेस है, यहां से ऑनवर्ड सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज लेने हैं। ये बिजनेस के पास ऑलरेडी है, हम फ्यूचर कैश फ्लोज बना रहे हैं, इसलिए सिर्फ इनको कैश फ्लो लेना है। बिजनेस जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते थे उसमें तो प्लांट भी अभी खरीदना होता था, उसमें तो सब कुछ 0 से होना होता था, तो इसलिए 0 के ऊपर भी हम आउटफ्लो लेते थे। अब तो एक रनिंग बिजनेस चलता आ रहा है, हमने एक पॉइंट से आगे चलना है, तो इसलिए ये तो बिजनेस के पास है। यहां से आगे क्या? यहां से आगे ये होगा, इसलिए देखिए मैंने 0 का कॉलम नहीं बनाया। यहां से ऑनवर्ड अब बिजनेस के कैश फ्लोज क्या होंगे वो बना रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल के कैश फ्लोज आ जाएंगे 24 26 29। कोई लोन वापस होना है तो बस अब ये जो आंसर आ गया ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ गया। अब इसको रिलेट करता हूं कल वाले सवाल से। आप समझें D1 D2 D3 है, बाकी क्या रह गए? D4 और बाकी सारे, उनको हम एक वैल्यू में समेटेंगे जिसको टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। वही वाला फार्मूला ऊपर आएगा। चौथे साल वाला कैश फ्लो, चौथे साल वाला कैश फ्लो ये आ गया डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ रेट। और इसको मैं यहां कहां प्लेस करूं? ये 2 5 और अब इनकी बस पीवी निकाल लेते हैं। 110 139 2 24, इसकी कर लेते हैं डिस्काउंटिंग 10% पे 0.909 0.826 0.751। और अब जो आंसर आएगा वो इस बिजनेस की इक्विटी की वैल्यू होगी।
कौन से वाले? हाँ, अगले साल बिजनेस वर्किंग कैपिटल में 24,000 और इन्वेस्ट करेगा और पैसा फंसता जाएगा, इन्वेंट्री और बढ़ती जाएगी, तो ये कैश आउटफ्लोज हैं, ये भी आउटफ्लोज ही है ना, कैपेक्स भी। बिजनेस को और हर साल खर्च करके अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस खत्म थोड़ी हो रहा है, वो तो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा होता था तो एंड पे सारी रिकवरी हो जाती थी। अब तो बिजनेस ने चलते जाना है, हमने सिर्फ 3 कॉलम इसलिए बनाए थे कि कितने 500 कॉलम बनाते क्या, बिजनेस चलता जा रहा है। कर भी रहे हैं कैलकुलेट, कैसे बैठे? ठीक है, चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।